Hello everyone. So today we are going to start class 12th chemistry chapter which is solutions. ठीक है, जिसको हम लिक्विड सॉल्यूशन के नाम से भी जो है जानते हैं. सबसे पहले इसमें जो टर्म हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है वेपर प्रेशर. ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या होता है. यहाँ पे अगर ये मान लो मेरे पास कोई भी कंटेनर है, बीकर, आप जो समझना चाहो समझ सकते हो. यहाँ पे H2O जो है लिक्विड फॉर्म में है. ऊपर जो है हीट जब होती है तो उस दौरान क्या है, जो हमारा लिक्विड है या वाटर है वो कोई भी वो वेपर की फॉर्म में जो है ऊपर जाता है. ठीक है, एक इक्विलिब्रियम की स्टेट को वो अटेन कर लेता है. यहाँ पे देखो ये H2O जो है लिक्विड की फॉर्म में, ये वेपर प्रेशर की फॉर्म में. तो प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, तो जो लिक्विड से वेपर बनने के बीच में जो प्रेशर लगता है, मेरी बात ध्यान से सुने, लिक्विड से वेपर बनने के बीच का जो प्रेशर होता है उसे हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें Kp इज इक्वल टू, यहाँ इस चैप्टर में जो है हम जो ये नोट्स मैंने बना रखे हैं ये बेसिकली यूज़फुल है नीट के एस्पेक्ट में. ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल्स के जो है तौर पर जो जिस कंटेक्स्ट में फॉर्मूले पूछे जाते हैं मैंने हर एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है. ठीक है, ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाते हम. ठीक है, एज यू नो कि भाई डेरिवेशंस तो नहीं पूछी जाती. डेरिवेशंस के बजाय आपको जो है फॉर्मूले याद होने चाहिए, थोड़ी थोड़ी उनकी जानकारियाँ होनी चाहिए. तो यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर्मूले की, Kp इज इक्वल टू PH2O. अब ये PH2 और K मैं क्या कह रही हूँ, Kp क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है हमारा. ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम Kp कहते हैं, इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O. ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज कांस्टेंट वैल्यू. अब ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने स्टार मार्क कर रखा है इसके ऊपर कि जो प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विवेलेंट होता है, यानी वो कांस्टेंट होता है हमेशा. प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होती है. ठीक है, यहाँ पे आप देखो एक ये जो ये पॉइंट और ये दो पॉइंट, इसको आप अच्छे से समझ ले, जान ले. अब मैं समझाऊंगी, मैंने लिख रखा है लेकिन अब मैं समझाने वाली हूँ कि ये पॉइंट क्या कह रहा है कि भाई वेपर प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंटरेक्शन के. अब इंटरेक्शन क्या है भाई, इंटरेक्शन क्या चीज़ है, इंटरेक्शन का क्या जो है रिलेशन है वेपर प्रेशर से, तो ये देखेंगे. इंटरेक्शन क्या होती है कि भाई जब भी आपके पास कोई भी जो है मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब यहाँ इससे देखो जैसे H2O यहाँ मैंने लिखा है, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंटरेक्शन उसकी जितनी अच्छी होगी, अब जितनी अच्छी इंटरेक्शन होगी किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी सब्सटेंस की, तो भाई वो अलग होने में उतना ही टाइम लेंगे. अलग होना उनके लिए मतलब क्या है, उनको मुश्किल हो जाएगा हमें अलग करना. अब सेम सिचुएशन जो है यहाँ पे वेपर प्रेशर के जो है केस में है कि भाई जब जो पानी है, ठीक है, पानी में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो भाई उसके जो वेपर है वो कम बनेंगे. क्यों बनेंगे, क्योंकि भाई वो बहुत टाइटली पैक्ड हैं, उनका इंटरेक्शन बहुत अच्छा है एक दूसरे के साथ. ठीक है, हम उन्हें क्या है सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएं मतलब कोई भी कंडीशन में जो है वो सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं. तो वेपर प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरेक्शन के. मतलब अगर इंटरेक्शन अच्छा है, ज़्यादा है, तो वेपर प्रेशर कम होगा. क्यों होगा, क्योंकि भाई तोड़ना मुश्किल है उनका जो बॉन्ड है. अगर इंटरेक्शन कम है तो वेपर प्रेशर अच्छा है. एग्जाम्पल देखो, मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ लिखा है वाटर का और H2S का. वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो इनका इंटरेक्शन है वो क्या है, काफ़ी अच्छा होता है, ज़्यादा होता है. और H2S की बात करें, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर, अब आप खुद सोच सकते हो भाई जिसका इंटरेक्शन ज़्यादा वेपर प्रेशर कम, यानी H2O का वेपर प्रेशर कम होगा अगर हम इसको कंपेयर करें किससे, H2S से. राइट, अब से सिमिलर पॉइंट है, इससे बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि भाई वेपर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट के. अब ये क्या चीज़ है भाई, जब भी आप कोई भी बॉन्ड तोड़ते हो उसमें आपको एनर्जी देनी पड़ती है. राइट, एनर्जी देना मतलब बॉइलिंग पॉइंट, वही चीज़ तो हो गई ना. तो यहाँ पे जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा भाई, इसका मतलब उसका इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा देनी पड़ रही है. बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा तो वेपर प्रेशर कम, एंड वाइस वर्सा. राइट, अब बात करेंगे कि भाई जो हमारा ये था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसमें क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे कि भाई जो भी हमारा वेपर प्रेशर के ऊपर जो है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है. ये चीज़ जो है आप केमिकल इक्विलिब्रियम में शायद आप ये जो है डेरिवेशन आप करके आ चुके हो. ठीक है, तो बस एक बार आप रीडिंग ले सकते हो यहाँ से. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ कि log
P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू पॉजिटिव, यानी प्रेशर 2 अपॉन प्रेशर 1 इज इक्वल टू पॉजिटिव। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई log प्रेशर 2 माइनस log प्रेशर 1 इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो इस कंटेक्स्ट में आप क्या समझ रहे हो कि भाई जो log P2 की वैल्यू है वो log P1 के कंपैरिजन में ज़्यादा है, ठीक है। अब ज़्यादा वाले कोई तो हम आगे लिखते हैं ना माइनस, जब हम सबट्रैक्शन लेते हैं इसका मतलब ज़्यादा किसकी वैल्यू है, P2 की। तो यहाँ पे P2 इज ग्रेटर देन P1, यानी प्रेशर 2 इज ग्रेटर देन प्रेशर 1। तो यहाँ पे इफेक्ट क्या होगा कि भाई जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर उतना इंक्रीज होगा, यानी कि वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। डायरेक्टली जो उसका इफेक्ट टेम्परेचर का हम देख सकते हैं किस पर, वेपर प्रेशर पर, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम रोल्स लॉ पे। अब भाई रोल्स लॉ क्या होता है, मान लो ये आपके पास बीकर है कोई भी, इसमें लिक्विड ए है लिक्विड बी है, ठीक है। उनका मोल फ्रैक्शन है जीटा ए और जीटा बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कंडीशंस देखो, जब भी आपको रोल्स लॉ का कोई क्वेश्चन या रोल्स लॉ के बारे में कुछ भी बात आती है, आपको ये दो कंडीशंस हमेशा याद रहनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि भाई जो ए का इंटरेक्शन है वो बी के इंटरेक्शन से सिमिलर होना चाहिए और ए बी से, ठीक है। यानी जो ए के बीच में जो बॉन्ड होगा वो बी के बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड होगा उसके इक्विवेलेंट होगा, और ए और बी के बीच में फिर जो बॉन्ड होगा उसके इक्विवेलेंट होगा, मतलब तीनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होने चाहिए। नॉन रिएक्टिव लिक्विड होना चाहिए, ठीक है। मतलब नॉन रिएक्टिव लिक्विड से क्या मतलब है कि जो रिएक्शन शो ना करे, ठीक है, जो कोई अफेक्ट शो ना करे। तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं अपना थोड़ा डेरिवेटिव जो है चीज़ कि पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए, यानी पार्शियल प्रेशर जो है ए का, लिक्विड ए का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के, राइट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो पी ए इज इक्वल टू पी नोट इंटू जीटा ए। सिमिलरली हम बी प्रेशर बी के लिए भी यही केस अपनाएंगे। अब अगर हमें टोटल निकालना है तो ये चीज़ तो अंडरस्टूड है भाई, टोटल निकालना है तो जो दो चीज़ पहले हम कर चुके हैं उनका टोटल सम करेंगे। तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए प्लस प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इज इक्वल टू जो हमने ऊपर लिखा था पी नोट ए इज जीटा ए प्लस पी नोट बी इंटू जीटा बी, जहाँ पे पी नोट ए क्या है, स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर होता है प्योर लिक्विड का, जो यानी ए का भी और बी का भी, मतलब किसी का भी, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें अब ये फॉर्मूला तो हमारे पास निकल गया, ठीक है। हमें थोड़ा सा रोल्स लॉ की थोड़ी सी जानकारी भी मिल गई। अब इसमें हम जो है कुछ केस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस है कि अगर दोनों लिक्विड वोलेटाइल हो। अब भाई वोलेटाइल क्या होता है, वोलेटाइल का मतलब है कि वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। दोनों ही लिक्विड क्या है, वोलेटाइल की फॉर्म में वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होने की जो है कैपेबिलिटी रखते हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या होगा, पी टी इज इक्वल टू पी नोट ए जीटा ए प्लस पी नोट बी जीटा बी, ये अभी हमने फॉर्मूला निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पी टोटल इज इक्वल टू पी नोट ए 1 माइनस जीटा बी प्लस पी नोट बी जीटा बी। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जो है जीटा ए प्लस जीटा यानी जो मोल फ्रैक्शन होता है दोनों कंपोनेंट्स का वो है ना इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये चीज़ जो है हम 11th क्लास के अपने केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या, मोल फ्रैक्शन जो होता है किन्हीं भी दो सब्सटेंस का वो इक्विवेलेंट टू 1 होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हम अभी ये हमने ए के कंटेक्स्ट में निकाला था, बी के कंटेक्स्ट में सेम फॉर्मूला हमने रिपीट किया। इसके ग्राफ की अगर यहाँ हम बात करें तो अब एक चीज़ देखो आप, आपको ये कंफ्यूजन हो सकती है भाई ये फॉर्मूला कैसे याद रखा जाएगा, कैसे क्या चीज़ होगी। जैसे ही यहाँ आपसे बात की जाए किसकी, मोल फ्रैक्शन आपको बी की दे दे, जीटा बी दे दे, तो बस एक चीज़ आप याद रखोगे, क्या याद रखोगे, यहाँ पे आप बी पुट कर दोगे, नहीं सॉरी जीटा बी आपके पास आ गया तो यहाँ पे आगे सिर्फ ए यानी पार्शियल प्रेशर आप ए का पुट करोगे, बाकी क्या है जीटा बी है तो यहाँ पे आप ए लिखोगे, पार्शियल प्रेशर में ए लिखोगे, बाकी बी लिखोगे। यहाँ पे अगर जीटा आपके पास क्या है, आपके पास जीटा दे दे ए, ठीक है, तो वहाँ पे आप लिखोगे सिर्फ आगे आपको क्या लिखना है बी, और बाकी कहीं हर जगह क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या ग्राफ बनेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के तौर पे हम बनाएंगे। अब ये चीज़ और है, हमारे पास ये दो फॉर्मूले यानी इन तीन फॉर्मूलों को जो है हम मिक्सअप करके अपना एक ग्राफ तैयार करते हैं। फॉर्मूले क्या है, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए जीटा ए, ये दूसरा पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी जीटा बी, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको लिखना है, देखो जब जीटा ए की वैल्यू 1 होगी उस दौरान तो भाई जीटा बी जो है 0 होना चाहिए। जब मोल फ्रैक्शन ए की वैल्यू 1 है तो भाई दूसरे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0। सिमिलरली आप साइड में लिखोगे जीटा ए की वैल्यू जब 0 है, जीटा बी की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो अगर हम लिक्विड ए की बात करें, ए लिक्विड की बात करें
हमारे पास क्या है पी नोट ए इंटू जीटा ए, ठीक है। इस दौरान हमारे पास जो है जीटा ए की वैल्यू क्या है, जीटा ए यानी हमारा क्या है वेरिएबल, यहाँ पे हमारे पास जीटा ए की वैल्यू क्या है 0 है। जीटा ए की वैल्यू अगर हमारे पास 0 है, जहाँ पे जीटा ए 0 यानी वहाँ पे जीटा बी की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, तो यहाँ पे हमारा ग्राफ ये बन गया ए के तौर पे। अब बी की बात करें, बी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे हम बी को जो है 0 मानते हैं, ए को 1 मानते हैं, तो ये हमारे पास बन गया ए का, ठीक है। अब ये जो है पी नोट ए टू पी नोट बी हमारे क्या है सॉल्यूशन का लाइन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखें। अब कुछ कंसेप्चुअल बातें अगर मैं करूँ आपके साथ, तो जैसे कि अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि भाई कंपोजिशन पूछ ले बाइनरी सॉल्यूशन का, ठीक है, अगर वेपर प्रेशर जो है बाइनरी सॉल्यूशन का अप्रोक्स मैक्सिमम है। अब बाइनरी जो है सॉल्यूशन क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन होता है 2 या 2 से ज़्यादा जो है सोल्यूट या सोलवेंट का जो है मिक्सचर, ठीक है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट हो। तो यहाँ पे आपके पास आप क्या लिखोगे, अगर आपके पास ऐसे अप्रोक्स मैक्सिमम पूछा जाए, हम इस ग्राफ को जो है कंसीडर करके ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, जीटा ए की वैल्यू जब 0 होगी, जीटा बी की वैल्यू उस दौरान क्या होगी 1। अप्रोक्स मैक्सिमम की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, कब, मतलब बाइनरी सॉल्यूशन इज अप्रोक्स मैक्सिमम, जीटा ए 0 यानी जीटा बी की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो पी नोट बी है उसका ग्राफ बड़ा है, यानी यहाँ इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, इसकी वैल्यू ज़्यादा, यानी जीटा बी की कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। जीटा बी की वैल्यू तो भाई यहाँ है, यानी जीटा ए 0 जीटा बी 1 मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ थी हमारे पास। नेक्स्ट अगर आपसे बात करी जाए कि व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, सॉरी कंपोजिशन ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, अगर जो टोटल प्रेशर है वो मिनिमम हो, उस केस में क्या होगा, जीटा ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए, जीटा बी 0। यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास जीटा ए की वैल्यू 1, जीटा बी की वैल्यू मिनिमम, ठीक है, सॉरी जीटा बी की वैल्यू 0, जीटा बी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 0। नेक्स्ट अगर आपसे पूछ लिया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, कंपोजिशन बताना है बाइनरी सॉल्यूशन का क्या होगा, ये चीज़ आप याद रखोगे न्यूमेरिकल के कंटेक्स्ट में भी। आपसे अगर कंपोजिशन बाइनरी सॉल्यूशन का पूछा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन आपके पास आ जाए लिखा, उस दौरान वो आपको टोटल प्रेशर नहीं देगा, ठीक है। टोटल प्रेशर आपको खुद बताना चाहिए कि भाई 760 mm ऑफ HG आप यूज़ कर सकते हो, और या फिर 760 टर आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप 180 m यूज़ कर सकते हो, या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ HG। टोटल प्रेशर का फॉर्मूला अगर यहाँ हम देखें तो क्या होगा, इस केस में हमारे पास पी नोट बी माइनस पी नोट ए जीटा बी प्लस पी नोट ए था। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, टोटल प्रेशर के प्लेस पे बस 760 पुट कर दोगे, ठीक है। स्लोप की बात करें, या आपको जो है स्लोप या इंटरसेप्ट की वैल्यू दे रखी हो, तो उस केस में आपके पास देखो फॉर्मूला, आपको देखो इसी फॉर्मूले से चल रहे हैं हम तब से, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इस केस में ये y हो गया, ये m, ये x प्लस ये c, क्योंकि ये जीटा बी और टोटल प्रेशर हमारे पास वेरिएबल होते हैं, ये कॉन्स्टेंट होते हैं, ठीक है। तो स्लोप की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पी नोट बी माइनस पी नोट ए, और जो हमारे पास इंटरसेप्ट की वैल्यू आती है वो क्या होती है, पी नोट ए, ये इंटरसेप्ट होता है, और स्लोप क्या होता है, पी नोट माइनस पी नोट ए, ठीक है। सिमिलरली आप ये बी के केस में भी, यहाँ पे पी नोट बी आ गया तो यहाँ पे पी नोट ए माइनस पी नोट बी आ जाएगा। अगर एट पॉइंट ओ पे आपको दे रखा कि प्रेशर जो है प्रेशर बी के इक्वल है, उस केस में आप ये फॉर्मूला पुट करोगे, और आप इस जो है रेशियो वाले क्वेश्चन, मतलब इसको ऐसे कंपैरिजन करके जो है आप ये फॉर्मूला हमारे पास बनता है, ये फॉर्मूला भी आपको जो कि ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो ओ पे अगर हम अपने ग्राफ को कंसीडर करें, जिससे अभी हम स्टडी कर रहे हैं, उसको कंसीडर करके देखें, तो जीटा ए की वैल्यू क्या है, जीटा बी से ज़्यादा है। टोटल प्रेशर की बात करें पॉइंट ओ पे, तो ये हमारे पास क्या आएगा 2b, यानी टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो यहाँ पे अगर हमारे पास जीटा यानी जीटा ए बड़ा यानी प्रेशर ए बड़ा, तो हम बी को क्या ए कंसिडर कर सकते हैं, या फिर अगर बी बड़ा है तो ए को भी हम बी कंसिडर करेंगे, यानी 2pa इज इक्वल टू 2pb। मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे लिक्विड ए और लिक्विड बी की वेपर फेज में, वेपर फेज में बात करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड। यहाँ पे हम जीटा नहीं वाई लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ केस बदल गया, ये वाई है ये वाई भी हो गया, ठीक है, ये इनका मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे देखो अब पी नोट, अब ये चीज़ आपको याद रखना है, मैंने प्योर हिंदी में लिखा है कि ज़्यादा होगा। अगर पी नोट ज़्यादा होगा इसका मतलब जो है वेपर भी ज़्यादा बनेंगे, वेपर ज़्यादा बनेंगे तो जो मोल फ्रैक्शन होगा वेपर फेज में जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो भी ज़्यादा होगा। अब देखो ये मेरे पास रोल्स लॉ का फॉर्मूला है, ये डेल्टन्स लॉ का है, इन दोनों को कंसिडर करके हमारे पास फॉर्मूला बनता है y इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी टी इज इक्वल टू पी ए माइनस ये यहाँ पे हमारे पास a अपॉन पी टी। सिमिलरली ये क्या है, b के लिए भी
यही केस हमारे पास यहाँ बनता है। आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं न्यूमेरिकल कंटेक्स्ट के लिए। अगर मैं बोलूँ 1/pt इज इक्वल टू YA/PA0 प्लस YB/PB0, या फिर आपको ये दूसरा वाला फॉर्मूला आप याद रख सकते हो 1/pt इज इक्वल टू YA 1/PA0 माइनस 1/PB0 प्लस 1/PB0। ठीक है, देखो ये याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है, क्योंकि हाँ हमने डेरिवेशंस के तौर पे हम नहीं देख रहे हैं, इस फॉर्मूले से बने हैं ये सारे, ठीक है, जो हम फॉर्मूला अभी तक करते आ रहे हैं। देखो जीटा ए क्या है, ये क्या बताता है कि लिक्विड फेज में कितने मोल फ्रैक्शन है, और जो हमारे पास क्या है वाई है, ये क्या बताता है कि वेपर प्रेशर जो है लिक्विड में, लिक्विड ए के मोल में कितना है। ठीक है, तो यहीं से हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है जो हम अभी यहाँ लिख चुके हैं। देखो यहाँ से 1/pt, ठीक है, अगर इसको वो करें हम तो इज इक्वल टू ये जीटा के प्लेस पे वाई ए, यहाँ पे 1/P0 माइनस 1/PB0, यहाँ पे प्लस 1/PB0। ठीक है, बस इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना है हमारे पास इसका। ठीक है, तो वो आप ये पिछले वाले फॉर्मूले साथ के साथ याद करते चले ताकि आगे जो है कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये दो फॉर्मूले, ये भी आपको याद रखने हैं कि P0B जीटा B इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास YB/PT, मतलब दोनों अगर आपको जो है न्यूमेरिकल में जो है दोनों मिक्स करके दे रखी हो चीज़ें, तो उस केस में आप ये फॉर्मूले यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब कोई भी एक, मतलब सॉल्यूट क्या होता है जिसकी जो है मात्रा कम हो, यानी अगर वो नॉन वोलेटाइल हो मतलब वो वेपर की फॉर्म में ना कन्वर्ट हो पाए, यानी लिक्विड है नॉन वोलेटाइल मान लेते हैं, लिक्विड भी वोलेटाइल है, वो नॉन वोलेटाइल है तो यानी वेपर नहीं बनेगा, यानी P0 A की वैल्यू 0, यहाँ पे P0 A की वैल्यू 0 हो गई तो हमारे पास PT की वैल्यू क्या होगी, टोटल प्रेशर P0B जीटा B। ठीक है, सपोज करते हैं कि जो प्योर लिक्विड बी क्या है, उस प्योर लिक्विड बी है, प्योर का मतलब वेपर प्रेशर 0 हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूशन में हमारे पास क्या आएगा, Vp इज इक्वल टू सॉल्यूशन का प्रेशर। ठीक है, सॉल्यूशन का प्रेशर हमारे पास आएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू P0 जीटा B, क्योंकि एक ही तो 0 हो गई थी, इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू P0 1 माइनस जीटा ए इज इक्वल टू PS इज इक्वल टू P0 माइनस P0 जीटा ए। तो आपको जो फॉर्मूला यहाँ पे एट द एंड याद करना वो ये है कि P0 माइनस PS इज इक्वल टू P0 जीटा ए, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी P0 की जो है वैल्यू ज़्यादा होती है PS से, किसके प्रेजेंस में, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के प्रेजेंस में। जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो डिक्रीज होता है। अगर देखो आपके सॉल्यूशन में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो उसकी वजह से जो पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा क्या है, डिक्रीज होता है। ठीक है, कंसेप्ट लगा लेते हैं कि P0 माइनस PS इज इक्वल टू P0 जीटा है, हमने निकाल लिया। P0 माइनस PS क्या होता है, इसको कहेंगे हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब कितना वेपर प्रेशर कम हो गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलने से। क्या मतलब है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो हमें मिलाने से कितना वेपर प्रेशर हमारा कम हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, P0 माइनस PS। ठीक है, यानी फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल के आता है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की बात करें, देखो ये सिर्फ लोअरिंग ऑफ है, ये रिलेटिव लोअरिंग, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू जीटा ए। ठीक है, यानी कितना फ्रैक्शन जो है वेपर प्रेशर का डिक्रीज हुआ है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। यहाँ पे क्या है, परसेंटेज के तौर पे ये तीनों चीज़ें आप याद रखें। अलग अलग केस के लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ जाए ये फॉर्मूला लगाओगे, रिलेटिव लोअरिंग का केस है ये लगाओगे। ठीक है, फ्रैक्शन केस में, परसेंटेज के केस में आए आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, राइट। नेक्स्ट बात करें डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कि जो मतलब डिक्रीज की बात करें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन की, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के प्रेजेंस में वेपर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कितना डिक्रीज हुआ, तो वो है P0 माइनस PS इज इक्वल टू P0 जीटा है। ठीक है, कितने फ्रैक्शन वेपर फ्रैक्शन के तौर पे हम ये फॉर्मूला लगाते हैं और परसेंटेज के तौर पे हम ये फॉर्मूला लगाते हैं जो हम देख चुके हैं। और ये फॉर्मूला ऐसा है कि भाई आपको जब क्वेश्चन दे रखे हो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के, आपको जो है ईजी बनाना हो, ठीक है, आपको आसान बनाना हो क्वेश्चन करना, तो P0 माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू Na अपॉन NB। किसी भी फॉर एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन, मतलब आप वोलेटाइल हो, नॉन वोलेटाइल, मतलब डाइल्यूट हो, कैसा भी हो, आप उस केस में ये फॉर्मूला वहाँ पे पुट कर सकते हो अपनी कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए। अब यहाँ पढ़ते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन होते हैं जो रोल्स लॉ को फॉलो करे। ठीक है,
फॉर्मूला हमारे पास ये है। तो इस ये मतलब दो प्रकार के, एक आइडियल एक नॉन आइडियल। आइडियल जो फॉलो करे इस इक्वेशन को फॉलो करे, नॉन आइडियल जो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता। अब नॉन आइडियल भी इस तौर पे हमने दो में डिवाइड कर दिए, एक तो पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन में क्या है, जिसमें टोटल प्रेशर जो है ज़्यादा हो प्रेशर ऑफ ए प्लस बी के कंपैरिजन में। नेगेटिव में क्या होगा, जिसका टोटल प्रेशर जो है कम हो पी ए प्लस पी बी से, ठीक है। ये रोल्स लॉ वाला हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक टेबल है, ठीक है, जो मैंने बना रखी है। ये आप जो है अगर याद कर सको तो बहुत अच्छी बात है। इससे आपके कंसेप्ट मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होती है। इस साइड मैंने लिख रखी है प्रॉपर्टीज़, यहाँ आइडियल सॉल्यूशन, यहाँ जो है पॉजिटिव डेविएशन, यहाँ नेगेटिव डेविएशन। सबसे पहला है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी पीटी की बात करी है। तो सॉल्यूशन में आइडियल सॉल्यूशन क्या कहेगा, पीटी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। डेविएशन मतलब पॉजिटिव डेविएशन के तौर पे क्या आएगा हमारे पास कि भाई टोटल प्रेशर ज़्यादा होगा। नेगेटिव की में बात करेंगे तो भाई ये वाला प्रेशर ज़्यादा होगा। इंटरेक्शन की बात करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, मतलब इक्विवेलेंट होते हैं। इस केस में जो है ए की और बी की जो है इंटरेक्शन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ए बी के, और इस केस में जो है ए बी की इंटरेक्शन ज़्यादा होगी, तभी तो ये नेगेटिव हुआ। डेल्टा वी की बात करें तो यहाँ पे वेपर प्रेशर यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे वेपर जो है पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। एच सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू 0, यहाँ पे पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव। डेल्टा एस की बात करें या मतलब कि सॉल्यूशन बन रहा है नहीं बन रहा है, इसमें बन रहा है तो पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव। जी की बात करें गिब्स एनर्जी की, जो आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो, तो यहाँ पे सॉल्यूशन के केस में वो नेगेटिव होती है, इसमें भी नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव, ठीक है। आप ट्रिक से या जैसे भी आप याद कर सको याद कर लेना। नेक्स्ट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो डिपेंड करे अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, जो सिर्फ सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर जो है डिपेंड करे, ठीक है। इसमें हम पढ़ते देखो ये चार चीज़ें हमारे पास होती है। एक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसका फॉर्मूला ये होता है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला ये होगा। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का ये वाला होता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर का ये। अब इसमें भी दो चीज़ें होती है, एक एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नॉर्मल में क्या होगा कि भाई डिसोल्व होने से पहले जितने मोल्स आपके पास आए थे, जितनी कंसंट्रेशन आपके पास आई थी, डिसोल्व होने के बाद भी वो उतनी ही रहे, ठीक है, यानी सेम कंपोजिशन रहे, तो उसको हम कहेंगे नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एबनॉर्मल क्या होगा भाई कि जो है डिसोल्व होने से पहले 2 मोल्स थे, अब डिसोल्व होने के पास आपके पास 3 मोल आ गए या 1 मोल आए, मतलब सेम नहीं आए, ठीक है, उसको कहेंगे हम एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब आपको मैं बता दूं, ये फॉर्मूले बेशक याद मत करना, ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको आई लगाना है आगे, हर एक फॉर्मूले के आगे आई यहाँ पे पुट करोगे। अब आई क्या होता है, आई होता है वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर क्या है, फॉर्मूला देखो, आई इज इक्वल टू टोटल मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन बाय 1 मोल ऑफ सोल्यूट एंड टोटल मोल ऑफ सोल्यूट। मतलब कि टोटल मोल ऑफ सोल्यूट कितने होंगे, मतलब डिसोसिएशन या एसोसिएशन से पहले, डिसोसिएशन होता है टूटना, एसोसिएशन होता है किसी चीज़ का बनना, अपॉन टोटल मोल ऑफ सोल्यूट मतलब पहले और बाद वाला, ठीक है, ये सीन है। तो यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो ये है, आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एल्फा, ठीक है, जहाँ पे n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म बाय 1 मोल सोल्यूट। अगर यहाँ पे जो है Na जो है बी एन के मतलब इक्विवेलेंट हो रहा है, ठीक है, ये जुड़ रहे हैं तो केस में, इस केस में आपके पास क्या आएगा, आई इज इक्वल टू 1 प्लस इंटू 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू अल्फा। ये क्या होती है, अल्फा होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन। अब केस 1 देखो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कंसेप्ट लगाएं, यहाँ पे आपको 3 चीज़ें याद रखनी है कि आपको रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पूछा है तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे, ये कौन सा, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट अल्फा आई। लोवरिंग पूछा है खाली, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो पी नोट हटाओगे, पी नोट माइनस पी एस जो है अल्फा आई ये लगाओगे। और अगर आपसे पूछा है वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का नॉन वोलेटाइल की प्रेजेंस में, तो आप लगाओगे पी एस वो ये डायरेक्टली नहीं, ये अल्फा पी एस अल्फा 1 अपॉन आई, ठीक है। ये फॉर्मूला आप वहाँ पे पुट करते हो। कंसेप्ट की बात करें, नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपको कोई दे रखा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि आपको हाइड्रोकार्बन दे दिया, कोई कार्बोहाइड्रेट दे दिया या फिर यूरिया, उस केस में जो आपके वांट ऑफ फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, ठीक है। अगर एसिड बेस या सोल्ट की बात करें तो आपका वांट ऑफ फैक्टर जो है नॉट इक्वल टू होता है 1, यानी एसोसिएशन या डिसोसिएशन। जी मतलब देखो NaCl को हमने तोड़ा Na+Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे अगर हम इसका निकाले फॉर्मूले से 1 अपॉन n माइनस 1 अल्फा हमारे पास होना 1 प्लस n की वैल्यू क्या होगी हमारे पास यहाँ 2 माइनस 1 इंटू 1, तो i की वैल्यू हमारे पास क्या आई 2i, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी,
100% एसोसिएशन या डिसोसिएशन जहाँ पे होगा तो उस केस में आई की जो है वैल्यू वो एन की इक्विवेलेंट होगी। जैसे कि आप ये 3 केस याद रखो, मैं याद रखने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन चीज़ों में कन्फ्यूज़न होती है। इन तीन जो है हमारे पास जो मैंने एग्जाम्पल लिया है इनमें अगर आप इनको याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। आपके पास ये केस आ जाए K2HGI4 वाला, इस केस में जो आपका एन की वैल्यू 3 होती है, यानी 100% एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है। CuI2 वाले में भी होता है। यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भाई यहाँ पे लिखते हैं 2Cu 2 + 2I, ठीक है, यानी यहाँ पे वो 4 बना देते हैं जबकि इसका भाई 3 होता है। सिमिलरली Hg2Cl2 के साथ भी बच्चे 4 लिखते हैं, यहाँ पे 4 बना देते हैं लेकिन 3 होता है, ठीक है, इसलिए मैंने स्पेशली मेंशन किया है। अब यहाँ पे जो आप थोड़ा सा डिफरेंस याद रखो बॉइलिंग पॉइंट में और ये फ्रीजिंग पॉइंट वाले केस में, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास ये है, हम देख चुके हैं दोनों, लेकिन यहाँ पे क्या होगा ΔT भी क्या होता है टोटल बॉइलिंग प्रेशर सॉल्यूशन का माइनस टोटल बॉइलिंग प्रेशर सॉल्वेंट का। सिमिलरली फ्रीजिंग पॉइंट के केस में यहाँ पे जो टोटल बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्यूशन का ज़्यादा होता है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट के केस में बात करें तो वो सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा। यहाँ पे टोटल जो ΔTB की वैल्यू वो पॉजिटिव होती है, इस केस में नेगेटिव क्योंकि सॉल्वेंट का ज़्यादा सॉल्यूशन का ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं आई के, लेकिन अगर सॉल्यूशन के केस में बात करें हम बॉइलिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट की तो जो है बॉइलिंग पॉइंट वाले में तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के, लेकिन जो है अपने फ्रीजिंग पॉइंट वाले में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आई के, ठीक है। ये वाला मेजर है डिफरेंस इनमें। नोट वैल्यू ऑफ KB एंड KF ओनली डिपेंड, ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती हैं इनकी वैल्यूज़, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हमारे पास ये 2 फॉर्मूले और हैं इनके, KB = R, मतलब ज़्यादा यूज़ में तो नहीं आते लेकिन फिर भी मैंने लिख रखे हैं ताकि कुछ बचे ना। KB = RTB² मैंने इनकी वैल्यू भी लिख रखी है, मोलिकुलर वेट, मतलब ऐसे आप पढ़ लेना। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें ये क्या होता है ऑस्मोसिस, इससे पहले मैं आपको बता दूँ ऑस्मोसिस ऐसी मतलब वो फिनोमेना है जो लोअर टू हायर कंसंट्रेशन मूव करता है उसका सॉल्वेंट, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ही क्यों, सोल्यूट क्यों नहीं, क्योंकि वही सोल्यूट का क्या होता है, सोल्यूट जो है मतलब ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है, वो पास नहीं कर पाते। अगर भाई सोल्यूट भी पास कर जाएंगे तो वो क्या होगा डिफ्यूज़न के केस में आ जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो सॉल्यूशन पे लगता है जो ऑस्मोसिस को स्टॉप कर दे उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। फॉर्मूला जिसका क्या होता है पाई = CRT, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो पाई की वैल्यू प्रेशर से ज़्यादा हो इसका मतलब ऑस्मोसिस कंटिन्यूस है, अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाता है, ठीक है, यानी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर जो है पाई की वैल्यू प्रेशर के इक्विवेलेंट होती है तो यानी ऑस्मोसिस क्या है रुक गया। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो जब, देखो π1 = π2, यानी आपको ये फॉर्मूला लगाना है आइसोटोनिक के केस में I1C1 = I2C2। हाइपरटोनिक की बात करें तो इसमें π1 की वैल्यू ज़्यादा, हाइपोटोनिक में π2 की। हाइपरटोनिक होता है जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, हाइपोटोनिक होता है कम, ठीक है। अब हेनरी लॉ की बात करेंगे, मतलब ये क्या होता है गैस लिक्विड सॉल्यूशन के लिए होता है, मतलब डिसोल्व गैस और अनडिसोल्व गैस के बीच में, ठीक है, जो प्रेशर लगता है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ζg, यानी गैस की बात हो रही है, यानी प्रेशर = प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के KH लिख सकते हैं। KH क्या होगा हेनरीज कांस्टेंट, ζg क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस सॉल्यूशन में, और P की वैल्यू क्या आएगी पार्शियल प्रेशर और प्रेशर ऑफ गैस, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P = KH Ng/Ng+NL, ये गैस और ये लिक्विड का, ठीक है। यहाँ पे अगर गैस के वाटर के केस में हम स्पेसिफिकली बात करें तो Pg = Kg Ng/Ng+N/W, ठीक है, जहाँ पे KH क्या है डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस पे, ठीक है, यानी KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के और इन्वर्सली सोल्युबिलिटी इन सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इसका ग्राफ नॉर्मल ये बनता है, और अगर इस फॉर्मूले की बात करें यहाँ पे ζg = Pg/kg, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे सोल्युबिलिटी ऑफ गैस है और ये हेनरीज कांस्टेंट। इस फॉर्मूले की बात करें जो हमारे पास आता है P1 = KH × सोल्यूट, यानी P = KH1 - ζ सोलवेंट, यानी कि P = KH - KH सोलवेंट। तो आपके पास ऐसा जो है यहाँ पे ग्राफ आता है, तो ग्राफ भी पूछे जा सकते हैं इनके। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा प्रेशर ऑफ गैस = जो है Kg × ζg, Kg क्या है हेनरीज कांस्टेंट × ζg, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। तो इसी के साथ जो है हमारा सॉल्यूशन चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए जो है नोट्स कुछ हेल्पफुल हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।